सो हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम कि इस यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होगा अपना वो होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से। ओके, इससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताना चाहूंगा। इज इट नेसेसरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड? क्या जरूरी है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हमें करवाना ही करवाना पड़ेगा? नहीं, ये एक ऑप्शनल फैक्टर है। अगर हमारी चॉइस है कि करवाना हो तो हम करवा सकते हैं, नहीं करवाना हो तो हम अनरजिस्टर्ड फर्म भी आगे परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन किसको करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। अब स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या होगा? फर्म का नाम, प्लेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म इफ एनी। तो ये सारी बेसिक चीजें डाल के मुझे आरओसी को सेंड आउट करना है, और आर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर वो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर लेगा। रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल नहीं है बट प्रेफरेबल होता है। सब प्रेफरेबल क्यों होता है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने से हमें कुछ बेसिक बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि अनरजिस्ट्रेशन से हमें वो नहीं मिलते हैं। अगर हमें अनरजिस्टर्ड फर्म को परस्यू किया काफी सालों तक और बाद में मैंने उसको रजिस्टर्ड करवाया, तो एक नॉमिनल सी लेट फीस हमें देनी पड़ेगी, दैट इज ₹100 पर ईयर। उसके बाद हमारा आता है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर क्या होगा अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ओके, फ्रॉम दिस यूनिट, पहला पॉइंट क्या है? नो शूट इन अ सिविल कोर्ट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट फर्म कोई भी शूट फाइल नहीं कर सकती, चाहे थर्ड पार्टी ने फर्म के ऊपर कोई फ्रॉड मिसकंडक्ट क्यों ना किया हो, बट फिर भी फर्म के पास कोई भी राइट नहीं है कि उसको शो कर सके, क्योंकि जो हमारी फर्म है वो क्या है? अनरजिस्टर्ड। पहला बेसिक पॉइंट है ये। सेकंड, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। क्लेम सेट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। लेट्स से पार्टनर्स को कोई क्लेम मिलना है फर्म से। ओके, तो पार्टनर्स अगर वो क्लेम ₹100 से ज्यादा का है तो फर्म से सेट ऑफ नहीं करवा सकते, बट अगर ₹100 से कम का है तो सेट ऑफ करवा सकते हैं। थर्ड, एग्रीड पार्टी कैन नॉट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। अब लेट्स से ए और बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। अब बी और सी में कोई डिस्प्यूट चल गया जिसकी वजह से एलिगेशन क्या है कि सी ने बी के ऊपर कोई फ्रॉड अप्लाई किया था। अब चाहे कुछ भी हुआ हो, जो हमारा बी है वो सी के ऊपर कोई भी शूट फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दैट फर्म हमारी अनरजिस्टर्ड थी। एंड फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ अनरजिस्ट्रेशन, दैट इज थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म। जो हमारी थर्ड पार्टी है वो शू कर सकते हैं। बट ध्यान से सुनो कितना मेजर कंसिक्वेंस है ये। अगर हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड रही तो हम तो शू नहीं कर सकते उसको, बट थर्ड पार्टी शू कर सकती है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे कि नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग राइट। चाहे फर्म रजिस्टर्ड ना भी हो बट फिर भी इन राइट्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला हमने ऊपर पढ़ा अभी, राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू शू, कि थर्ड पार्टी को अगर शू करना है तो बेशक वो कर सकती है। दूसरा, राइट ऑफ पार्टनर टू शू फॉर डिसोल्यूशन। पार्टनर को अगर डिसोल्यूशन करवाना है तो अप्लाई करके कोर्ट को या फिर अदर पार्टनर्स को नोटिस देके वो डिसॉल्व करवा सकता है। इन केस हमारी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई हो तो जो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा उसके पास हर एक राइट आ जाएगा। मेयरली फर्म अनरजिस्टर्ड है तो इससे ऑफिशियल रिसीवर के कोई भी राइट को फर्क नहीं पड़ेगा। राइट टू क्लेम सेट ऑफ वैल्यू एक्सीड ₹100। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू ऑफ रुपीज है वो ₹100 से कम हुई तो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात है, अगर ₹100 से ज्यादा नहीं है तो सेट ऑफ कर सकते हैं। अभी देखो, राइट टू शू बाय एलआर, हमने ये पढ़ा था कि जब तक फर्म चल रही है तो पार्टनर तो शू नहीं कर पाएगा, बट अगर बाय चांस उसकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उसके एलआर के पास राइट आ जाता है कि वो शू करके अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। ओके, अब दो केसेस होने चाहिए अगर हमें किसी के ऊपर शूट फाइल करना है। तो इन शॉर्ट मैं कंक्लूजन बता रहा हूं सिर्फ ये ना आपको मैं, देखो ध्यान से। अब अगर किसी भी पर्सन को शू करना है तो दो बेसिक कंडीशंस जो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहला, फर्म हमारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरी, जो पार्टनर शू करना चाह रहा है, जो पार्टनर शू करना चाह रहा है वो आरओसी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे फर्म रजिस्टर्ड थी पार्टनर से ए बी एंड सी। अब मीनवाइल
फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और डी पार्टनर उसमें एंटर कर गया। अब डी है और आरओसी ने उस एडमिशन की नोटिस नहीं दिया। अब डी किसी को शो करना चाह रहा है तो क्या शो कर सकता है? वो बताओ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो डी है, वो जो पार्टनर है, वो आरओसी के अंडर रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि फर्म भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और जो पार्टनर शो करना चाह रहा है वो भी हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सॉरी, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही है, बट सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्म के और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या फर्क होते हैं। पहला कंटिन्यूएशन। अब फर्म अगर डिसोल्व हो गई तो क्या बिजनेस कंटिन्यू करेगा? सोच के बताओ, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट अगर पार्टनरशिप डिसोल्व हुई है तो फर्म कंटिन्यू कर सकती है। जैसे ए बी सी पार्टनर्स है, सी चला गया तो सी के और ए के बी के बीच में जो हमारी पार्टनरशिप थी वो डिसोल्व हो गई, तो क्या सी के जाने से जरूरी है कि फर्म भी डिसोल्व हो जाएगी? सर जरूरी नहीं हो, तो बीच का जो एग्रीमेंट है वो बताएगा। वाइंडिंग अप। फर्म के डिसॉल्व होने से वाइंडिंग अप हो जाता है और जितनी भी एसेट्स है वो हमें रियलाइज करनी पड़ती है। बट पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से वाइंडिंग अप नहीं होता है और हमें एसेट सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यू करनी पड़ती है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिसॉल्व बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो सकती है और पार्टनरशिप डिसॉल्व बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं हो सकती। स्कोप क्या है? अब जैसे मान लो अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिक है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद फाइनल क्लोजर। फाइनल क्लोजर का क्या मतलब है कि अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो फाइनल क्लोजर हो ही गया ना, तो हमें बुक्स भी फाइनली क्लोज करनी पड़ेगी। बट अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है तो इसमें कोई भी फाइनल क्लोजर नहीं होता है। उसके बाद मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अब किस तरह से हमारी फर्म डिसॉल्व हो सकती है? सबसे पहला है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। क्या बिना कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। उसके क्या प्रोविजंस है वो हम आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहला बाय एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट हो पार्टनर्स का कि हम 1 साल तक चलना है और फिर हम डिसॉल्व कर दें तो एग्रीमेंट के थ्रू ही वो अपना डिसॉल्व हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का क्या मतलब है कि कुछ केसेस है जहां पे कंपल्सरी चाहे ऑर्डर आए चाहे ना वो डिसॉल्व हो जाएगी। पहला इंसॉल्वेंट हो जाए और दूसरा ऐसा कोई इवेंट आ जाए जिससे कि अब बिजनेस कैरी आउट करना अनलॉफुल है। लेट्स से मैंने कोई प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस शुरू किया। अब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इज 100% वैलिड, बट मीनवाइल प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। ओके, अब अगर बोला उन्होंने कि अगर कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट को बनाता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा और अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा। अब ऐसा कोई इवेंट हो गया जिससे कि जो मेरा बिजनेस था अब वो क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो वहां पे सिर्फ एक केस है जहां पे मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा, बेशक कोर्ट का ऑर्डर ना भी आए तो भी। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई इमरजेंट सिचुएशन हो जाए, ऐसा कोई इवेंट हो जाए जिससे कि हमें फर्म डिसॉल्व करनी पड़े। अगर बाय विल है तो नोटिस दे कि अदर पार्टनर्स को हम डिसॉल्व करवा सकते हैं। और ऑर्डर कब आ सकता है? बिल्कुल आसान है। पहला इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड, कि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए। परमानेंट इनकैपेसिटी, या फिर पार्टनर्स जो चला रहा है एक्टिव पार्ट वो इनकैपेबल हो जाए कि वो फर्म को आगे कैरी आउट कर ही ना सके। मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब क्या है कि कोई फ्रॉड कर ले जिससे कि फर्म बिल्कुल, मिसकंडक्ट का मतलब कि ऐसा कोई फ्रॉड या मिसकंडक्ट फर्म के ऊपर अप्लाई हो जिससे कि अब फर्म आगे चलने की हालत में ना रहे। परसिस्टेंट ब्रेच ऑफ एग्रीमेंट, या फिर जो एग्रीमेंट हमने बनाया था उसको हम रेगुलर, परसिस्टेंट मतलब रेगुलर बेस उसको ब्रेच करते आ रहे हैं, तो कोर्ट ये कहता है कि इट्स बेटर कि आप फर्म को शट डाउन कर दो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैंने अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर किया और जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो कह रहे हैं कि हम उसके साथ डील नहीं करेंगे जिसको आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, तो अगर पार्टनर्स के एप्लीकेशन पे कोर्ट उसको बंद करवा सकता है। परपेचुअल लॉस, फर्म लॉस भी चलती जा रही है तो पार्टनर के अप्लाई करने से वो क्या नाम है कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। और भी कोई इक्विटेबल ग्राउंड हो जैसे डेडलॉक, मतलब मैनेजमेंट ही नहीं रही, पार्टनर्स आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, गैम्बलिंग सट्टाबाजी कर रहा है कोई पार्टनर, लॉसेस ऑफ स्ट्रेटम। सिर्फ स्ट्रेटम का मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्ट। अगर जिस मैटर या जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म बनाई गई थी वो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाए, ओके, वो ऑब्जेक्ट तो पूरा कर ही ना सके, तो फर्म भी हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। गॉट इट? उसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन हुआ तो क्या कंसिक्वेंस होंगे? सबसे पहला लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर देन आफ्टर डिसोल्यूशन। अब एक चीज सुनो, उनकी लायबिलिटी क्या है अगर पार्टनर्स डिसोल्व हो गए, तो पार्टनर्स की डिसोल्यूशन के बाद क्या लायबिलिटी रहेगी? सबसे पहले उनका एक फर्ज, इसमें मुझे एक बैकएंड में आपको बताना पड़ेगा कि उनको नोटिस देना पड़ेगा। ओके, तभी आपको समझ में आएगा।
नोटिस देना पड़ेगा तो होगा क्या, सीक टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी डीलिंग द फर्म हु हैज नोटिस ऑफ प्रायर डिसोल्यूशन। नोटिस देने से होगा क्या, नोटिस देने से होगा कि जो भी थर्ड पार्टी फर्म के साथ डील करना चाह रही है उसको पता होगा कि फर्म डिसोल्व हो चुकी है और हमें इसके साथ बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहिए। उसके बाद इट ऑल्सो सीक टू प्रोटेक्ट द पार्टनर ऑफ डिसोल्व फर्म, और अब नोटिस दे दिया तो थर्ड पार्टी डील भी नहीं करेगी और जिसकी वजह से पार्टनर्स के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। एक्सेप्शन क्या है, जहां पे नोटिस ना दिया जाए फिर भी पार्टनर की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी आफ्टर डिसोल्यूशन। पहला, स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, किसी की डेथ हो गई तो डेथ इटसेल्फ एक पब्लिक नोटिस होता है, हमें नोटिस नहीं देना होता। और डिसीज पार्टनर की जो स्टेट है वो उस टाइम तक लाइबल रहेगी जिस टाइम तक क्या हुआ है, जिस टाइम तक हमारा फर्म डिसोल्व हुई है। इंसॉल्वेंट पार्टनर चाहे वो नोटिस दे चाहे ना दे, इंसॉल्वेंट होने के बाद उसकी स्टेट लाइबल बिल्कुल भी नहीं होती है। डोरमेंट पार्टनर के स्लीपिंग पार्टनर, आपको पता है कि स्लीपिंग में ऑब्वियसली सी बात है कि हमें नोटिस नहीं देना होता तो इसलिए वो भी नोटिस देने के लाइबल नहीं है। राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, अब इसमें क्या है कि वाउंड अप करने का राइट है या नहीं है, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करे टुवर्ड द डेट्स एंड लायबिलिटी, और कुछ सरप्लस बच गया तो वापस में डिस्ट्रीब्यूट फिर बाद में कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी उसकी क्या है, हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अफेयर्स को वाइंड अप कर सकते हैं और पेंडिंग ट्रांजेक्शन को कंप्लीट उनको करना पड़ेगा। उसके बाद मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, जो पार्टनरशिप के अकाउंट सब किस तरह से सेटल किए जाएंगे, बट ध्यान से सुनना ये बात। पहला, लॉस सेल बी पेड, अगर कोई लॉस चल रहा है तो वो कैसे पे ऑफ होगा, पहले प्रॉफिट से होगा, फिर कैपिटल से होगा, और फिर जो भी बचा कुछ, मतलब प्रॉफिट भी बांट दिया, लॉस में कैपिटल भी लगा दी, और फिर भी लॉस बच रहा है तो हम पार्टनर से कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एसेट्स ऑफ द फर्म, अब एसेट्स अप्लाई कैसे होगी, पहले थर्ड पार्टी के लिए अप्लाई होगी, फिर जो भी पार्टनर से हमने लोन ले रखा है उसके लिए अप्लाई होगी, फिर पार्टनर को जो कैपिटल वापस देनी है उसके लिए होगी, और जो सरप्लस बच गया उसके बाद पीएसआर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट, अब फर्म के कोई डेट्स हैं और सेपरेट भी डेट्स हैं, अब किस तरह से होगा, बड़े ध्यान से सुनना। जो फर्म की प्रॉपर्टी है, बात सुनना मेरी एक बार, जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले किस चीज के लिए यूज होगी, वो फर्म के डेट के लिए यूज होगी, फिर अगर कुछ बचता है तो वो हमें अदर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज होगी, सबसे पहले अपने खुद के डेट के लिए लाइबल होगी, फिर जाके वो फर्म को कंट्रीब्यूट करेगा। इसके एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। लेट्स से एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, उसके 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उसका 8 लाख का लोन है जो उसका पर्सनल है। ओके, अब फर्म ने उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला कि आप 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करोगे। ओके, अब एसेट उसकी कितने की है, 10 लाख रुपए की। गॉट इट। तो जनरली बच्चों के दिमाग में क्या आता है, हाँ सर वो 5 लाख कर देगा ना, 10 लाख उसकी एसेट है, तो नहीं, पहले उसकी पर्सनल डेट सेट ऑफ होंगी कितने, 8 लाख, तो नेटवर्थ उसकी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, तो 2 लाख तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, आगे उसको कंट्रीब्यूट करने की उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, तो ये थी मिनट नंबर 3 और इसी के साथ हमारा वाइंड अप होता है कंप्लीट पार्टनरशिप एक्ट। इसके बाद हम करेंगे एलएलपी। इस नंबर को कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और टाइम काफी कम रह गया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और थ्योरी सब्जेक्ट में आपको बताता हूँ रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा प्रोविजंस को आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आपकी कमांड अच्छी होगी। और जैसा कि 2 सीरीज हमारे एमटीपी की आ भी चुकी हैं तो देखने को मिल रहा है कि लेवल बिल्कुल मॉडरेट आएगा, बस अपनी तैयारी आप अच्छी रखिए। ओके, और कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।